सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 7 देश एक कमरे में बैठकर ऐसे फैसले कैसे लेते हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर व्यापार, युद्ध, एआई, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक और कई बड़े मुद्दों पर इन देशों की राय पूरी दुनिया का रुख बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये G7 है क्या? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इसमें क्यों नहीं है? रूस को बाहर क्यों कर दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो फिर भारत G7 का सदस्य क्यों नहीं है? और अगर सदस्य नहीं है तो हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मंच पर इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं आसान भाषा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। तो आपको बता दें कि G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 सबसे विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आज से करीब 50 साल पहले हुई थी। साल 1975 में पूरी दुनिया तेल संकट, महंगाई और आर्थिक उथल-पुथल से जूझ रही थी। तो उस समय फ्रांस की पहल पर अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली और जापान के नेता एक साथ बैठे और तय किया कि वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए एक साझा मंच बनाया जाए और अगले ही साल कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और इस तरह G7 का जन्म हुआ। शुरुआत में इस मंच का मकसद सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलती गई तो G7 का दायरा भी बढ़ता गया और अब यहाँ सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती, बल्कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती है। और यही वजह है कि जब भी G7 की बैठक होती है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर टिकी रहती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये समूह इतना ताकतवर क्यों माना जाता है? तो इसकी वजह है इसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे बड़े निवेशक, सबसे उन्नत तकनीक और सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से कई इसी समूह के देशों के पास हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान तकनीकी महाशक्ति है और यूरोप के कई सबसे प्रभावशाली देश भी इसी समूह में हैं। इसलिए यहाँ होने वाली चर्चाएं और फैसले अक्सर वैश्विक बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालते हैं। लेकिन G7 की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी आया था। एक समय ऐसा था जब रूस भी इस क्लब का हिस्सा था। साल 1998 में रूस को इस समूह में शामिल किया गया था। तब इसका नाम G8 हो गया। माना गया कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद रूस को वैश्विक मुख्यधारा में लाना जरूरी है। लेकिन साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे पश्चिमी देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना। इसके बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया और G8 फिर से G7 बन गया। आज यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि रूस की वापसी की संभावना लगभग खत्म मानी जाती है। लेकिन अब बात करते हैं चीन की, क्योंकि कई लोगों को हैरानी की बात होती है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी चीन G7 में क्यों नहीं है। तो इसकी वजह समझना जरूरी है। आपको बता दें कि जब G7 की स्थापना हुई थी तब चीन की अर्थव्यवस्था आज जैसी मजबूत नहीं थी। उस समय वह वैश्विक आर्थिक शक्ति नहीं था। बाद में चीन तेजी से आगे बढ़ा और आर्थिक महाशक्ति बन गया। लेकिन G7 सिर्फ आर्थिक आकार के आधार पर नहीं बना था, इसे विकसित और लोकतांत्रिक देशों का समूह माना जाता है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था और पश्चिमी देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। मानवाधिकार, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और व्यापार जैसे कई मुद्दों पर दोनों पक्षों की सोच अलग अलग है और यही वजह है कि चीन आज भी G7 का सदस्य नहीं है। हालांकि उसकी चर्चा लगभग हर G7 बैठक में जरूर होती है। लेकिन अब आते हैं भारत पर, क्योंकि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले सालों में तीसरे स्थान तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। फिर भी भारत G7 का सदस्य नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण इतिहास है। जब G7 बना था तब भारत की अर्थव्यवस्था काफी छोटी थी और समूह की सदस्यता बाद में बढ़ाई नहीं गई, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हो सका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ सालों में भारत की वैश्विक भूमिका जिस तेजी से बढ़ी है, उसने दुनिया की बड़ी ताकतों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था, विशाल बाजार और रणनीतिक स्थिति ने भारत को वैश्विक राजनीति का अहम खिलाड़ी बना दिया है। और यही कारण है कि भले ही भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे लगातार विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है
और असल में आज G7 जिन मुद्दों पर चर्चा करता है उनमें भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, ऊर्जा सुरक्षा की, सप्लाई चेन की, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज उठाने की, भारत हर जगह एक प्रमुख भागीदार बनकर उभरा। और हाँ, पश्चिमी देश भी समझते हैं कि दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान भारत को साथ लिए बिना संभव नहीं है। और यही वजह है कि फ्रांस में होने वाले इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बेहद अहम मानी जा रही है। इस दौरान उनकी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी होने वाली है और दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, नई तकनीक और वैश्विक सप्लाई चेन जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है। इसके अलावा भारत AI के सुरक्षित उपयोग, सतत विकास और ग्लोबल साउथ के हितों से जुड़े मुद्दे को भी मजबूती से उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भविष्य में भारत G7 का सदस्य बन सकता है? तो इसका जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की बदलती वैश्विक व्यवस्था में G7 का विस्तार होना चाहिए और भारत जैसे देशों को इसमें जगह मिलनी चाहिए। लेकिन सदस्यता बढ़ाने पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है कि आज भारत के बिना वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की कोई बड़ी चर्चा पूरी नहीं मानी जाती है। और यही वजह है कि भले ही भारत अभी भी G7 का सदस्य ना हो, लेकिन उसकी मौजूदगी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। शायद यही नए दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है कि दुनिया का यह पुराना शक्तिशाली क्लब अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसलिए फ्रांस में होने वाले ये G7 शिखर सम्मेलन सिर्फ 7 देशों की बैठक नहीं, बल्कि बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और नए वैश्विक शक्ति का संतुलन की कहानी भी है।